Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to this session where we will be discussing the solutions for CLAT Olympiad. Okay, तो हम लोग सारे questions देखेंगे, सारे sets देखेंगे and we will talk about each and every question and its solution and we'll also talk about the basic difficulty level and all. ठीक है, तो थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे हम इस सेशन के बारे में। तो जो आपका पहला पैसेज था दैट इज़ अबाउट पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में हमने काफ़ी बात क्लासेस में की है। ठीक है, और पीएम पोषण स्कीम पर ये सेट था, वी हैड 5 क्वेश्चंस इन दिस सेट। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि पीएम पोषण स्कीम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग स्कीम। तो कौन सी एग्जिस्टिंग स्कीम को पीएम पोषण स्कीम रिप्लेस करता है? तो सही जवाब यहाँ पर मार्क किया हुआ है मैंने, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, देखो मिड डे मील स्कीम एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में एक समय का हॉट कुक्ड मील बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और इस स्कीम को रिप्लेस करके जो नया नाम बताया गया है वो है पीएम पोषण स्कीम। कुछ और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जिनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन पर हम साथ साथ बात करेंगे। तो ये जो बाकी स्कीम्स हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, अन्नपूर्णा स्कीम, अंत्योदय अन्न योजना, दे आर बेसिकली टू कंफ्यूज यू। द करेक्ट आंसर, अगर आपने ये टॉपिक गो थ्रू किया है तो ये एक बहुत बेसिक प्रिलिमिनरी लेवल क्वेश्चन था कि मिड डे मील स्कीम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएम पोषण स्कीम विल कवर चिल्ड्रन स्टडिंग इन। तो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ पीएम पोषण स्कीम कि इसके बेनिफिशियरीज कौन हैं। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम जो है वो क्लास 1 to 8 जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं उसे केटर करता था। 1st से 8th क्लास के बच्चों को जो है वो एक समय का मील मिलता था इस स्कीम में। इस पीएम पोषण स्कीम में इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, इसमें बाल वाटिकाज यानी जो प्री प्राइमरी लेवल है उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1st to 8th प्लस बाल वाटिकाज। ठीक है, अगर आपने इसके डिटेल्स नहीं पढ़े तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप 1st to 8th मार्क कर दें। ठीक है, बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगेन सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पीएम पोषण स्कीम। अब देखते हो इनमें से अब ये करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट विल प्रमोट न्यूट्रिशनल गार्डन्स इन स्कूल्स, ये सही बात है। पीएम पोषण स्कीम में ये ऐड किया गया है कि हम न्यूट्रिशनल गार्डन्स को प्रमोट करें और वहीं जो सब्जियां उगाई गई है उनसे बच्चों का मील तैयार करें, तो ये एक फीचर है उसमें। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इज टू बी अपॉइंटेड इन ईच स्कूल, ये भी बात ठीक है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात की गई है जो बच्चों का हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स ये सब चीज़ें चेक करेगा, इवन हीमोग्लोबिन लेवल्स, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। न्यू स्कीम हैज अ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड दोज विद हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये जो बात की गई है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी एडिशनल न्यूट्रिशन की बात की गई है उन जगहों पर जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हैं या जहाँ पे बच्चों में हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल देन बी ऑल ऑफ दीज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो जब भी आप ये वाले स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस करते हो ट्रू या नॉट ट्रू, इसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हमसे पूछा क्या गया है। नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है ना। ऐसे ही एक ट्रिक होती है एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जब आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो फिर देन आपको जो आउटलायर है उसे आइडेंटिफाई करना होता है। इन दिस केस नॉट ट्रू, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पीएम पोषण स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर पीरियड, ये अपने आप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 5 ईयर पीरियड के लिए इसे अप्रूव किया गया है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ तिथि भोजन विल बी एनकरेज एक्सटेंसिवली, बिल्कुल सही है। तिथि भोजन मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम इन्वाइट कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे कुछ स्पेशल डेज पे, फेस्टिवल्स पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, तो तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट एनकरेज किया जाएगा, मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हम इंक्रीज करेंगे मिड डे मील में। Does away with the restriction on the part of the center to provide funds only for wheat, rice, pulses and vegetables, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। पहले जो मेन्यू होता था उसमें व्हीट, राइस, पल्स और वेजिटेबल्स ही था, अब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर आप दूध, अंडा, मिल्क, एग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट्स टू स्कूल्स, दिस इज वन गुड इनिशिएटिव जो इस बार पीएम पोषण में लिया गया है कि जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली स्टेट्स टू स्कूल्स जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का उसमें रोल नहीं होगा और कोई नोडल एजेंसी नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट्स टू स्कूल्स ताकि फंड्स का लीकेज ना हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। पीएम पोषण स्कीम कम्स अंडर, ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आप में से काफी लोगों को डिफिकल्ट लगाओ। ठीक है, एटलीस्ट जिन्होंने पढ़ा था। देखो
ये कन्फ्यूज़न इसलिए भी हो सकता है कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जिसका नाम पोषण अभियान भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। बट ये जो स्कीम है पीएम पोषण स्कीम, अगर आप मिड डे मील स्कीम को भी देखें तो दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रैप क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता था आप लोगों के लिए, बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट पैसेज है वो एससीओ समिट के ऊपर है। एससीओ समिट हाल ही में हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट थी, और एससीओ समिट के बारे में डेफिनेटली इट वाज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमने कवर भी किया है क्लासेस में। तो एससीओ समिट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, किसी भी समिट के लिए नॉर्मली हम पढ़ते ही हैं कि ये समिट हुई कहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले उसका जो वेन्यू है वो क्या था। तो अगर आप गेस करना चाहेंगे तो यू कुड हैव गेस्ड कि एससीओ है तो शायद शंघाई में हुआ होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, तो हो सकता है अगर आपने वहाँ कंफ्यूज किया हो तो न्यू दिल्ली भी आप इसका आंसर मार्क कर दें। बट अगर आपने इसको पढ़ा है तो देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट द आंसर इज इन दुशानबे, तजिकिस्तान, ठीक है। तो ये एक मैं इजी क्वेश्चन मानूंगा। डैश हैज बीन एक्सेप्टेड एज 9th फुल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो एससीओ समिट में अगर हम कहें कि कॉन्क्रीट डेवलपमेंट क्या हुआ, जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये हुआ कि 9th मेंबर, इसके जो है मेंबर 8 हैं, ठीक है। 9th मेंबर चुना गया। करेक्ट आंसर इज ईरान। ईरान को 9th मेंबर चुना गया। पहले 8 मेंबर कौन हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और फिर 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो 8 मेंबर कंट्रीज हैं। 9th फुल मेंबर ईरान को चुना गया, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान इटसेल्फ बाद में मेंबर बने थे। क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें कि इंडिया और पाकिस्तान को कब मेंबरशिप मिली थी? 2017 में, ठीक है। तो ये एससीओ के बारे में अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमने पढ़ी है। एससीओ कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 2001 में एससीओ फॉर्म में आया था, फिर चार्टर 2002 में साइन हुआ, 2003 में फोर्स में आया, ठीक है। तो एससीओ के बारे में अगेन बेसिक बैकग्राउंड क्वेश्चंस हैं। एससीओ सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? तो एससीओ की जो मेन बॉडीज़ हैं, एससीओ सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, और जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ताशकंद में है। तो एससीओ सेक्रेटेरिएट इन दिस केस इज लोकेटेड इन बीजिंग, ठीक है। अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा है एससीओ टॉपिक के बैकग्राउंड के बारे में तो आप सोच सकते हो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर्स शायद शंघाई में होंगे, ठीक है। बट इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग में है, ठीक है। तो ये अगेन कंपैरेटिवली अब हम जो नेक्स्ट सेट देखेंगे वो ब्रिक्स समिट के बारे में। अगेन एक और इंटरनेशनल समिट, जो हमारा पहला सेट था वो हमने गवर्नमेंट स्कीम पे लिया था, पीएम पोषण स्कीम। उसके बाद हमने एससीओ समिट पे बात की और अब हम ब्रिक्स समिट पे बात करें। ब्रिक्स समिट अगेन एक इंपॉर्टेंट समिट थी जो इस बार दिल्ली में हुई थी। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो अगेन आपसे ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्रिक्स समिट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड इन ब्रिक्स समिट, बिल्कुल सही जवाब है। इस समिट का आउटकम्स में से एक आउटकम इंपॉर्टेंट यह था कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड। इंडिया हेल्ड द चेयर इन 2013 एंड 17 टू, ये गलत है क्योंकि इंडिया इससे पहले, हालांकि इंडिया ने तीसरी बार होस्ट की थी, इससे पहले 2 बार कर चुका है, बट ईयर्स वर 2012 एंड 2016, 2012 और 2016 में समिट होस्ट की गई थी इंडिया से। ये जो समिट थी, दिस वाज द 3rd टाइम जब इंडिया ने समिट होस्ट की थी। एट द कंक्लूजन ऑफ द समिट द लीडर्स अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। जैसा मैंने कहा समिट के होस्ट इंडिया था, दिल्ली में समिट हुई थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था। एंड डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंक्लूडिंग यूएनएससी। तो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स के बारे में बिल्कुल बात हुई थी, जो मल्टीलैटरल बॉडीज है उनके रिफॉर्म्स के बारे में, विच इंक्लूड्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसको थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि अगर आपने ब्रिक्स के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पढ़ा हो तो स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्रिक्स। इन 2001 हु कॉइंड द टर्म ब्रिक? तो ब्रिक का एकदम जो बिगिनिंग कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के, ये सबसे पहले टर्म जिम ओनील हु वाज एन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। इट वाज नॉट कॉइंड बाय व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग और जेयर बोल्सोनारो। द करेक्ट आंसर इज जिम ओनील हु कॉइंड द टर्म ब्रिक इन 2001। इंडियन चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर कोइंसाइड्स विद डैश एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स। देखो ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि 2006 में ब्रिक्स फॉर्म हुआ था, तो 2021 के हिसाब से ये 15th एनिवर्सरी है, ठीक है। सो दिस ईयर कोइंसाइड्स विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स। बट पहली समिट 2009 में हुई थी, तो समिट ये 13th है।
ठीक है। तो एनिवर्सरी 15th है, इसीलिए अगर आप इसकी जो थीम देखोगे अगर वो भी ब्रिक्स एट 15 से शुरू होती है, तो जो एनिवर्सरी है वो 15th है बट समिट 13th थी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज स्लाइटली ट्रिकी। साउथ अफ्रीका कब इंक्लूड हुआ? तो ब्रिक्स पहले ब्रिक हुआ करता था, 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया 2010 में, तो साउथ अफ्रीका वाज इंक्लूडेड इन ब्रिक्स इन 2010 एंड देन इट बिकेम ब्रिक्स, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हाँ, 14th ब्रिक्स समिट, तो यहाँ देख रहे हो 13th ब्रिक्स समिट अभी दिल्ली में हुई, 14th ब्रिक्स समिट कहाँ होगी? तो ये जो समिट है ये उस ऑर्डर में चलती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया में हो गई तो इंडिया के बाद चाइना आता है, तो ये समिट होने वाली है चाइना में, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में होगी, फिर वापस ब्राज़ील में होगी, इस तरीके से इसका ऑर्डर चलता है। तो जो नेक्स्ट समिट है 14th ब्रिक्स समिट, ये चेयर करेगा चाइना। चलिए, तो ये 3 पैसेजेस हमने देखे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, जो पैसेज 4 है। देखो, ये चाइना ताइवान क्राइसिस पे था। अगेन जैसा मैंने अपनी क्लासेस के वीडियोस में भी कहा है, क्लासेस में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से समथिंग जो मुझे लगता है कि इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे चल भी रहे हैं, चाहे वो चाइना ताइवान हो, चाहे वो यमन क्राइसिस हो, चाहे वो इथोपियन क्राइसिस हो, चाहे वो सूडान में क्राइसिस हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो रशिया और यूरोपियन यूनियन में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के हो, चाहे वो व्हाट्स हैपनिंग इन लेबनान वो हो। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग विच आई बिलीव इज अनफॉर्चुनेटली फ्लेवर ऑफ द सीज़न। तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई मीन क्लाइमेट और एनवायरनमेंट तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को फीचर करते हुए हमने चाइना ताइवान पे एक सेट दिया था, और आई बिलीव लेट्स सी द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान? तो बिल्कुल बेसिक, ताइवान का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो ताइपे इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ताइपे इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान। फिर साई इंग वेन जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान है, इनको इलेक्ट कब किया गया था? तो 2016 में शी गॉट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ये न्यूज़ में थी अभी, क्यों न्यूज़ में थी? बिकॉज शी इज़ she leans towards an independent Taiwan. China claims Taiwan as its own territory, but Tsai Ing-wen, along with a lot of Taiwanese citizens, believes that Taiwan is an independent country and it is a sovereign state in itself. ताइवान रिलेशंस एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई यूएसए इन। देखो, ताइवान रिलेशंस एक्ट भी चाइना ताइवान क्राइसिस में काफ़ी न्यूज़ में था, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना वॉज बुलिंग ताइवान, इट्स स्टिल बुलिंग ताइवान, और यूएस कैन इंटरवीन, यूएस कैन हेल्प। और बाय बार इसको लेकर के ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी, जो हम टिपिकली एडिटोरियल्स की भाषा में ऐसा कहा गया था कि स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी यूएसए ने मेंटेन की हुई थी, बट जो बाइडेन केम आउट ऑफ इट एंड ही सेड दैट if China commits an act of aggression against Taiwan, then US will intervene. तो उन्होंने उसे क्लियर किया। तो and he said that we are bound by for the same by Taiwan Relations Act. तो Taiwan Relations Act जो है वो 1979 में US कांग्रेस ने पास किया था, और इसके तहत anyways US is supplying weapons to Taiwan, US is supplying various defense equipments to Taiwan, but Joe Biden has said that he will, the US will intervene in case China decides to attack Taiwan. China celebrates its foundation day on 1st of October is the correct answer. देखो, between October 1 to 4 चाइना ने काफ़ी सारे वॉर प्लेन्स ताइवान में भेजे थे, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1st of October when China celebrated its foundation day. तो 1st of October is the correct answer. हो सकता है काफ़ी आप में से लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगाओ, विच इज़ राइटली सो, बिकॉज डेट्स जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो, ताइवान्स करंट प्रेसिडेंट साई इंग वेन लीड्स द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लीन्स टुवर्ड्स ऑफिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, विच इज करेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था। व्हाट इज हर स्टैंड? ताइवान शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट, फिलीपींस टू द नॉर्थ ईस्ट एंड जापान टू द साउथ। देखो, ये ना मैप बेस्ड क्वेश्चन, इनको हम कहते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ताइवान का मैप आपको देखना होगा कि ताइवान वर्ल्ड मैप पे कैसे पोजीशनड है, ऊपर कौन सी कंट्रीज़ है, नीचे कौन सी कंट्रीज़ है। जैसे जापान यहाँ पे नॉर्थ में लिखा हुआ है, जापान इज़ एक्चुअली जापान एक्चुअली साउथ में लिखा हुआ है, जापान इज़ एक्चुअली इन द नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली फिलीपींस इज टुवर्ड्स द साउथ। तो ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्शंस ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बनाया। तो अगर आप ताइवान की पोजीशन अगर आपको वर्ल्ड मैप पे नहीं पता है तो यू विल गेट इट रॉन्ग, but otherwise it's fine. Only 14 UN member states and Holy See maintain official diplomatic relations with Republic of China, which is the correct answer.
ठीक है, क्योंकि बिकॉज चाइना मेंटेन्स ताइवान एज इट्स ओन प्रोविंस एंड ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज ओपनली ताइवान को सपोर्ट नहीं करती है. China controlled Taiwan would increase its missile ranges around 150 nautical miles eastward, which is right. I mean that's why US is also interested कि अगर चाइना ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेता है तो then there is obviously a strategic advantage to China because Taiwan is towards the east of China. तो अगर वो टेरिटरी चाइना की वहाँ तक हो जाती है तो then जो रीच है मिसाइल्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज देन फ्रॉम ताइवान इट कैन फायर मिसाइल्स टुवर्ड्स USA. तो 150 nautical miles eastwards उनकी रेंज बढ़ जाएगी. तो A, C and D आर करेक्ट, B इज द इनकरेक्ट आंसर. G20, अच्छा अब जो नेक्स्ट सेट है वो G20 समिट के ऊपर है. अब देखो G20 इट्स नॉट जस्ट ऑन G20 समिट, G20 से जुड़े हुए कुछ और मैटर्स पर भी ये है. तो G20 समिट 2021 कहाँ हुई थी? जापान, इटली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील. द करेक्ट आंसर इज इटली इन रोम विच इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अच्छा, इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन विच ईयर? देखो ये अगेन थोड़ा सा ट्रैप क्वेश्चन है क्योंकि इनिशियली 2022 डिसाइड हुआ था, बाद में 2023 चेंज हो गया. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग 2022 भी मार्क कर लें, बट द करेक्ट आंसर इज 2023 में इंडिया G20 समिट होस्ट करेगा. G20 का बेसिक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, कब फॉर्म हुआ था, क्या एजेंडा है. ठीक है, और भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं. Who has been appointed as शेरपा ऑफ G20 समिट फ्रॉम इंडिया? अभी शेरपा मतलब रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो इंडिया से पीयूष गोयल साहब जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, टेक्सटाइल्स मिनिस्टर भी हैं, इन्हें G20 समिट का शेरपा चुना गया. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लीडर ऑफ वर्ल्ड्स 20 बिगेस्ट इकोनॉमीज एंडोर्स्ड एन OECD डॉल ऑन अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स. तो ये देखो ये एक हाइब्रिड सेट है. इसमें जो पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं वो G20 समिट के ऊपर है और उसके बाद क्वेश्चंस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पर आ जाते हैं, जो कि अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक पिछले कुछ टाइम में रहा है. तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो लगाया गया है वो कितना % है? हाईली प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पे ये टैक्स लगाया गया है और कितना % है ये पूछा गया है. तो ये तो अगर आप कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो एटलीस्ट इतना आपको पता होगा कि 15% टैक्स जो है वो बड़ी कंपनीज पे, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पे लगाया गया है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि फिर ये स्कोप की बात करता है कि अच्छा 15% टैक्स तो लगाएंगे बट कौन सी कंपनीज पे लगाएंगे? तो वो कंपनीज जिनकी रेवेन्यूज जो है, जो टर्नओवर है वो 20 बिलियन यूरोज है या फिर 23 बिलियन डॉलर्स है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? द करेक्ट आंसर इज अबव 10%. तो ऐसी कंपनीज जिनके टर्नओवर 20 बिलियन यूरोज है या 23 बिलियन डॉलर्स है या और प्रॉफिट मार्जिन जिनका 10%. इसीलिए हमने कहा हाईली प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस. टिपिकली जो बड़ी IT कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, कंपनीज किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बंधी हुई भी नहीं है. अक्सर प्रॉफिट शिफ्टिंग के आरोप इन पे लगते हैं कि भैया अपने हेडक्वार्टर्ड आप USA में हो, ऑपरेशंस इंडिया में कर रहे हो और प्रॉफिट्स कहीं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में बुक कर रहे हो ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े या कम से कम देना पड़े. तो उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए गए. OECD इस कैंपेन को लॉन्च कर रहा था, लीड कर रहा था. इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, हमने क्लासेस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है ये टॉपिक. ठीक है. अच्छा, अब जो सेट है वो आपके कार्बन एनवायरनमेंट रिलेटेड सेट है. तो थोड़ा सा अगर आप क्लाइमेट समिट अभी रिसेंटली हुई, क्लाइमेट समिट का अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर आपको पता है, प्रीवियस समिट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो ये सेट आप को इजी लगेगा. अदरवाइज़ ये सेट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी हैं. कार्बन मार्केट्स एग्जिस्टेड अंडर द डैश प्रोटोकॉल. तो देखो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का, कार्बन मार्केट्स का, जिसमें कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात की गई थी. ये प्रोटोकॉल एक्सपायर्स इन 2020. क्योटो प्रोटोकॉल इटसेल्फ एक्सपायर्स इन 2020. तो ये बात की गई कि कौन से प्रोटोकॉल में कार्बन मार्केट्स के बारे में बात की गई थी? द करेक्ट आंसर इज क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात की गई थी. किगाली अमेंडमेंट्स अमेंड्स विच प्रोटोकॉल? तो अगेन किगाली अमेंडमेंट जो है, किगाली इज अ प्लेस इन रवांडा और ये बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको रिड्यूस करने के बारे में बात की गई थी और किगाली अमेंडमेंट में भी इसे स्ट्रेंथन किया गया कि जो आपके HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, उनको रिड्यूस करने के बारे में टारगेट्स दिए गए. तो किगाली अमेंडमेंट बेसिकली अमेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड स्ट्रेंथन्स इट फर्दर. ठीक है,
तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी अगेन ऑप्शन डी. अगेन दिस इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट समिट्स, तो अगेन थोड़ा सा मैं कंपैरेटिवली डिफिकल्ट मानता हूँ. अगेन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन. तो दिस अगेन टॉक्स अबाउट डे. देखो वैसे there are so many days and I always say that it's difficult to remember all of them, but at least जैसा मैंने कहा कि इस साल क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, तो क्लाइमेट से जुड़े हुए जो भी डेज हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज हो, या एनवायरनमेंट डे हो, या इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर हो, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर हो, वो सब चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. 2021 UN Climate Change Conference, also known as COP26, was held at. This was probably the easiest question. ये तो सभी की जबान पे चढ़ा हुआ है. अभी recent event है ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 हुई, ठीक है. Which of the following does not contribute to the greenhouse effect? Again थोड़ा background अगर आपका थोड़ा आपने पढ़ा हो तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन. रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन, ये भी अपन पढ़ते रहते हैं. रिसेंटली ग्लोबल मीथेन प्लेज भी साइन की गई थी. तो आप आउट ऑफ अगर आप रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते हैं तो भी आप जस्ट बाय कैंसलिंग ऑप्शंस ए, बी एंड सी ऑप्शन डी तक पहुंच सकते हैं. तो अगेन मैं ये मानता हूँ कि जो पहले 3 क्वेश्चंस थे वो ज़रूर थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते थे, बाकी आखिरी 2 तो आप कर सकते हैं, इसमें इतना डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है. ठीक है, लास्ट सेट देखते हैं अपन. लास्ट सेट FATF पर है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि हमारे पास अक्टूबर में एक अपडेट आया था कि पाकिस्तान हैज़ बीन रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट, ठीक है, कि पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में रिटेन किया है. तो अगेन ऑब्वियसली देन द बैकग्राउंड बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, FATF क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, इस तरह के तमाम तरह के क्वेश्चंस. कौन मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, ऑब्जर्वर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें उससे फिर बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वही पूछे गए भी हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस 1? तो 1 अगर आप देखोगे तो 1 बेसिकली टॉक्स अबाउट FATF प्रेसिडेंट. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? द करेक्ट आंसर इज मार्कस प्लेयर. Marcus Player is the president of Financial Action Task Force. The FATF also announced the grey listing of which of the following countries apart from Pakistan. ठीक है, FATF ने नई कंट्रीज कौन सी ऐड की है ग्रे लिस्ट में? तो जॉर्डन, माली एंड टर्की, ऑल ऑफ देम हैव बीन एडेड इन द ग्रे लिस्ट. तो देखो ग्रे लिस्ट बेसिकली इज काइंड ऑफ अ वार्निंग लिस्ट. ग्रे लिस्ट में अगर आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको उससे बाहर निकाला जा सकता है, नहीं करते तो आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है. ब्लैक लिस्ट में 2 तरह की कंट्रीज़ होती हैं. पहली वो जो टेररिज्म को हेल्प कर रही हैं, दूसरी वो जो उसको कॉम्बैट कर पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, दोनों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अगेन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. तो FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स, विच इज करेक्ट. बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि FATF जब इनिशियली एस्टैब्लिश हुआ था तो वो लार्जली फोकस्ड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. इसके स्कोप में जो टेरर फाइनेंसिंग वाला पार्ट है वो बाद में ऐड किया गया, बट आज की तारीख में राइट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग दोनों इसके एजेंडा में. फॉर्म्ड इन 1989 विद द हेल्प ऑफ G7, इट इज ऑल्सो करेक्ट. FATF is a policy making body that works with governments to bring about national legislation and regulatory reforms in these areas, which is also correct. So option D, all of these is the correct answer in this case. Which of the following statement is incorrect? अभी incorrect पहला वाला true false में correct identify करना था, अब incorrect identify करना है. As of January 21 there are 39 member countries in FATF, which is correct. India is a member of the organization since June 2010, is also correct. It had earlier acquired observer status at FATF in 2006, is also correct. Pakistan is a FATF observer, is not correct. ठीक है, अभी जो observer state की कैटेगरी में वो है इंडोनेशिया. तो ऑप्शन डी जो है वो यहां पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट. फिर FATF के हेडक्वार्टर्स हमने पूछे. FATF इज हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस इन फ्रांस. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे. ठीक है, तो देखो अगेन जैसा मैंने कहा FATF बॉडी, जब कोई भी बॉडी हम देखते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें तो उसके बारे में हम देख ही लेते हैं कि भैया कब एस्टैब्लिश हुई थी, कहाँ उसके हेडक्वार्टर्स हैं, कौन उसके चीफ हैं, क्या उसके मेंबर्स हैं, क्या उसका एजेंडा है. ये इट्स नॉट जस्ट ट्रू फॉर FATF. आप जो भी जो मल्टीनेशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे. इट इज़ ट्रू फॉर यूरोपियन यूनियन, इट इज़ ट्रू फॉर NATO, इट इज़ ट्रू फॉर एनी अदर अलायंस विच यू गो थ्रू. ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हम अपन देखते ही हैं और इन्हीं पर आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं. ठीक है.
All right, guys, I believe you would have done well and you would have found this session helpful. And for the future, I'll give you a message. Stay safe and keep working hard. All right, guys. Thank you.